हैसियत देखी है तुमने? ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। ए जंगली, कहाँ घुसा चला आ रहा है? ये तेरे बाप का मैदान नहीं है। सूरज अभी पूरा उगा भी नहीं था। धुंध की पतली चादर साल और सागौन के पेड़ों के बीच तैर रही थी। जंगल की मिट्टी से भाप उठ रही थी और पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे तेज हो रही थीं। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा आदिवासी गांव था। 10-12 मिट्टी के घर, छत पर खपरेल, दीवारों पर हाथों से बनाए गए सफेद और लाल चित्र। उसी गांव में रहता था 21 साल का लड़का। उसका नाम था कर्ण। कर्ण के पैरों में कभी जूते नहीं रहे। बचपन से नंगे पैर ही जंगल की पगडंडियों पर दौड़ता आया था। उसके तलवे इतने सख्त हो चुके थे कि कांटे भी उसे रोक नहीं पाते थे। उसकी आंखें तेज थीं, ऐसी तेज कि उड़ती हुई चिड़िया के पंखों की दिशा भी पहचान ले। उसके पिता शिकारी थे, लेकिन शौक से नहीं, मजबूरी से। जंगल उनका घर था और पेट भरना उनकी जिम्मेदारी। कर्ण ने धनुष पकड़ना 5 साल की उम्र में सीख लिया था। पहले आम के पेड़ पर लटके पत्तों को निशाना बनाता, फिर बहती नदी में तैरते लकड़ी के टुकड़ों को, बाद में चलते हुए खरगोश की रफ्तार का अंदाजा लगाना भी सीख गया। लेकिन कर्ण को शिकार में मजा नहीं आता था, उसे निशाने में मजा आता था। वो अक्सर अपने दादाजी की बात याद करता था। दादाजी कहा करते थे, धनुष लकड़ी का होता है बेटा, असली ताकत तेरी सांस में है। जब सांस और नजर एक हो जाएं, तब तीर रास्ता खुद ढूंढ लेता है। कर्ण के पास कोई आधुनिक धनुष नहीं था। उसका धनुष बांस का था, खुद तराशा हुआ। डोरी उसने जानवर की नस से बनाई थी। तीर के पीछे मोर और जंगली मुर्गे के पंख लगाता था ताकि उड़ान सीधी रहे। उस दिन भी वह नदी किनारे खड़ा था। पानी में एक पत्ता बह रहा था। उसने बिना ज्यादा सोचे तीर चढ़ाया, सांस रोकी, छोड़ा। तीर सीधा जाकर उस पत्ते को चीरता हुआ निकल गया। पीछे से तालियों की आवाज आई। कर्ण ने मुड़कर देखा। गांव में नए आए स्कूल मास्टर खड़े थे। नाम था मिश्रा जी। शहर से आए थे, सरकारी पोस्टिंग पर। तूने ये कैसे किया? उन्होंने हैरानी से पूछा। कर्ण ने कंधे उचकाए। बस देखा और लगा दिया। मिश्रा जी कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर बोले, तुझे पता है दुनिया में ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं जहां लोग सिर्फ निशाना लगाते हैं। बड़े बड़े मैदान में लाखों लोग देखते हैं। कर्ण हंसा। हमारे जैसे को कौन जाने देगा वहां? मिश्रा जी ने जेब से मोबाइल निकाला। उसमें एक वीडियो दिखाया। बड़े स्टेडियम में खिलाड़ी खड़े थे, सफेद कपड़े, महंगे धनुष। स्क्रीन पर लिखा था, ओलंपिक क्वालिफिकेशन ट्रायल्स। कर्ण पहली बार ऐसा कुछ देख रहा था। ये लोग क्या करते हैं? उसने पूछा। तीरंदाजी, मिश्रा जी बोले, लेकिन तेरे जैसे नहीं, मशीनों के सहारे। हवा नापते हैं, दूरी नापते हैं। कर्ण की आंखों में चमक आ गई। अगर हवा खुद महसूस कर ली जाए तो? मिश्रा जी मुस्कुराए। तो फिर मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। उस रात कर्ण सो नहीं पाया। वह आसमान देखता रहा। उसे लगा जैसे तारे भी निशाने हैं और कोई अदृश्य धनुर्धर उन्हें साध रहा है। सुबह उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं शहर जाना चाहता हूं। पिता चुप रहे, फिर धीमे से बोले, शहर जंगल नहीं है बेटा, वहां शिकार अलग होता है। मैं शिकार नहीं करूंगा, कर्ण बोला। मैं साबित करूंगा कि हम पीछे नहीं हैं। पिता ने लंबे समय तक उसकी आंखों में देखा, फिर अपना पुराना सबसे संतुलित तीर उसे पकड़ा दिया। ये तेरे दादा का है, इसे कभी गलत वजह से मत चलाना। कर्ण ने तीर लिया। उस पर हल्की सी नक्काशी थी, एक उगता हुआ सूरज। उसे नहीं पता था कि कुछ महीनों बाद वही तीर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर चमकेगा। अभी तो बस एक फैसला हुआ था। जंगल का एक लड़का जिसके पास पहनने को जूते नहीं थे, उसने ठान लिया था कि वह दुनिया के सबसे बड़े निशाने पर अपना नाम लिखेगा। और कहानी अब शुरू हुई थी। 3 हफ्ते बाद कर्ण पहली बार अपने गांव से बाहर निकला। बस अड्डे तक पहुंचने के लिए उसे 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। कंधे पर कपड़ों की छोटी गठरी, हाथ में अपना बांस का धनुष और पीठ पर तीरों की टोकरी। गांव वालों ने उसे ऐसे विदा किया जैसे कोई लड़का युद्ध पर जा रहा हो। मां ने जाते वक्त बस एक बात कही, जहां भी रहना अपना सिर झुकाना मत और घमंड करना मत। बस आई तो कर्ण कुछ पल ठिठका। उसने कभी इतनी बड़ी गाड़ी नहीं देखी थी। अंदर लोग, शोर, धक्का मुक्की। कंडक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। किधर? उसने पूछा। शहर, कर्ण बोला। कौन सा? कर्ण चुप। उसे शहर का नाम भी ठीक से नहीं पता था। उसने जेब से वह कागज निकाला जो मिश्रा जी ने दिया था। उस पर लिखा था, राज्य तीरंदाजी चयन शिविर, जिला खेल परिसर। कंडक्टर ने हंसी दबाई। ओहो, खिलाड़ी साहब। फिर टिकट काट दिया। शहर पहुंचते ही कर्ण को लगा जैसे किसी और दुनिया में आ गया हो। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज आवाजें,
हवा में धूल और पेट्रोल की गंध, लोग भागते हुए। किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं। वह सीधे खेल परिसर की तरफ चल पड़ा। गेट पर बड़ा सा बोर्ड लगा था, राज्य स्तरीय तीरंदाजी चयन प्रतियोगिता। अंदर मैदान में करीब 50 खिलाड़ी थे। सबके पास चमचमाते धनुष, रंग बिरंगी जर्सी, हाथों में दस्ताने, कुछ के पास निजी कोच भी। करण ने गेट पार करना चाहा तो गार्ड ने रोक लिया। कहां? चयन प्रतियोगिता के लिए। गार्ड ने उसके धनुष को देखा, फिर उसे। ये लेकर, यहां खिलौने नहीं चलते। करण ने बिना जवाब दिए पंजीकरण काउंटर की तरफ इशारा किया। वह लाइन में खड़ा हो गया। उसके आगे खड़े लड़के मोबाइल पर सेल्फी ले रहे थे। कोई कह रहा था, इस बार तो नेशनल पक्का है। कोई अपने स्पॉन्सर की बात कर रहा था। जब करण की बारी आई तो क्लर्क ने नाम पूछा। करण भील, उसने साफ आवाज में कहा। क्लर्क ने सूची देखी, भौहें चढ़ाई। तुम्हारा नाम तो नहीं है यहां? करण का दिल धक से रह गया। मिश्रा सर ने कहा था। तभी पीछे से आवाज आई, रुको। एक मध्यम उम्र के कोच आगे आए। नाम था कोच राजवीर। चेहरे पर सख्ती, आंखों में अनुभव। तुम ही हो करण? उन्होंने पूछा। करण ने सिर हिलाया। वीडियो देखा था तुम्हारा, मिश्रा ने भेजा था। लेट एंट्री है, लेकिन एक शर्त पर, अगर पहले राउंड में फेल हुए तो तुरंत बाहर। करण ने बस इतना कहा, मौका दीजिए। उसे एक लेन दी गई। बाकी खिलाड़ी हंस रहे थे। देखो भाई, जंगल सफारी शुरू हो गई, किसी ने फुसफुसाया। पहला राउंड था, 50 मीटर। सभी खिलाड़ी मशीन की तरह तैयार हुए। हवा का मापक, दूरी का हिसाब, शरीर की पोजीशन। करण चुप खड़ा रहा। उसने मैदान की मिट्टी को देखा, घास की दिशा देखी। हल्की हवा दाईं ओर से थी। पहला तीर। बाकी खिलाड़ियों के तीर क्रम से लगे, 7, 8, 9, 10। करण की बारी आई। उसने आंखें बंद नहीं की। इस बार उसने सीधा टारगेट देखा। सांस भीतर ली, आधी छोड़ी, रोकी, तीर निकला, टक, पीला गोला, 10। भीड़ में हलचल। तुक्का होगा, पीछे से आवाज आई। दूसरा तीर, फिर 10, तीसरा तीर, 9, लेकिन बहुत करीब। कोच राजवीर की आंखों में अब हल्की गंभीरता थी। पहला राउंड खत्म हुआ। करीब आधे खिलाड़ी बाहर हो गए। करण अंदर था। जब रिजल्ट बोर्ड पर नाम चढ़ा तो कुछ लोग चुप हो गए। कुछ के चेहरे पर नाराजगी थी। एक अमीर परिवार का लड़का आगे आया, महंगी घड़ी, आत्मविश्वास से भरा। सुनो, उसने कहा, यहां तक आ गए हो, ठीक है, लेकिन नेशनल तक पहुंचना खेल नहीं है। करण ने उसकी तरफ देखा। खेल ही तो है। लड़का हंसा। नाम याद रखना, विक्रम मल्होत्रा। अगले राउंड में तुम्हें समझ आ जाएगा। करण ने कुछ नहीं कहा। उसे समझ आ रहा था कि यह सिर्फ निशाने की परीक्षा नहीं है, यह जगह, पहचान और विश्वास की भी परीक्षा है। शाम को जब वह हॉस्टल के छोटे कमरे में अकेला बैठा था, उसने दादा का तीर निकाला। उसे हाथ में घुमाया। लकड़ी की गर्माहट महसूस की। उसने खुद से कहा, जंगल ने मुझे सिखाया है, अब शहर देखेगा। और असली परीक्षा अब भी बाकी थी। अगले दिन मैदान का माहौल बदल चुका था। अब यह सिर्फ चयन शिविर नहीं था, यह प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। सुबह से ही दर्शकों की संख्या बढ़ गई थी। स्थानीय मीडिया भी आ गया था। कैमरे, माइक्रोफोन, रिपोर्टर। आज का राउंड था 70 मीटर। करण ने जब दूरी देखी तो उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने इससे भी लंबी दूरी पर जंगल में अभ्यास किया था। फर्क बस इतना था कि वहां सामने पेड़ होता था, यहां गोल निशाना। दूसरी तरफ खड़ा था विक्रम मल्होत्रा, सफेद जर्सी, कंधे पर स्पॉन्सर का लोगो, हाथ में विदेशी कार्बन फाइबर धनुष। उसके साथ उसका निजी कोच और फिजियो भी थे। विक्रम ने करण की तरफ देखा और मुस्कुराया। आज हवा तेज है, मशीन के बिना मुश्किल होगा। करण ने आसमान की तरफ देखा। बादल हल्के थे, हवा बदल रही थी। उसने बस इतना कहा, हवा दुश्मन नहीं होती। पहली सीरीज शुरू हुई। विक्रम ने प्रोफेशनल अंदाज में तैयारी की। उसने अपने धनुष का स्टेबलाइजर ठीक किया, स्कोप से देखा, सांस नियंत्रित की, तीर छोड़ा, 10। तालियां। करण की बारी। उसने मिट्टी में पैर थोड़ा गाड़े, शरीर ढीला रखा, धनुष उठाया। उसने टारगेट को देखा नहीं, महसूस किया। हवा का झोंका गाल से टकराया। उसने अनुमान लगाया, आधा इंच दाईं ओर, तीर छोड़ा, टक, 10। इस बार तालियां कम थीं, लेकिन फुसफुसाहट ज्यादा। दूसरी सीरीज। विक्रम 9, 10, 10। करण 10, 10, 9। स्कोर बराबर। अब माहौल में तनाव था। जो लोग कल हंस रहे थे, आज चुप थे। तीसरी सीरीज में हवा अचानक तेज हुई। मैदान के किनारे लगे झंडे तेज फड़फड़ाने लगे। विक्रम ने कोच की तरफ देखा। कोच ने इशारा किया, रुको, लेकिन टाइमर चल रहा था। उसने जल्दी में तीर छोड़ा, 8। उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट। करण की बारी आई। कोच राजवीर पास आए और धीरे से बोले, हवा बदल रही है, इंतजार कर। करण ने सिर हिलाया, लेकिन उसने आंखें बंद कर लीं। उसे दादा की बात याद आई।
हवा को पढ़ो, उससे लड़ो मत। उसने सांस रोकी नहीं। इस बार उसने हवा के साथ हल्का झुकाव लिया, जैसे खुद को संतुलित कर रहा हो। तीर छोड़ा। कुछ पल के लिए लगा तीर रास्ते से हट रहा है। दर्शकों ने सांस रोक ली। फिर टक, 10। भीड़ से एक साथ आवाज निकली, ओह। अब विक्रम के चेहरे की मुस्कान गायब थी। आखिरी 3 तीर बचे थे, स्कोर लगभग बराबर। विक्रम ने खुद को संभाला। इस बार उसने बहुत ध्यान से निशाना साधा। पहला 10, दूसरा 9, तीसरा 10। अच्छा स्कोर। अब सबकी नजरें करण पर। पहला तीर 9, दूसरा 110, अब आखिरी तीर। अगर यह 10 हुआ तो वह राउंड जीत जाएगा। मैदान में सन्नाटा। करण ने तीर चढ़ाया, लेकिन तभी उसकी उंगलियों में हल्की कंपकंपी हुई। शायद थकान, शायद दबाव। विक्रम ने हल्की आवाज में कहा, अब असली खेल समझ आएगा। करण ने आंखें खोली, सीधे टारगेट को देखा, फिर नजर हटाकर आसमान देखा। उसने खुद से कहा, डर तो शिकार को लगता है, मैं शिकारी हूं। उसने सांस भीतर ली, धीरे छोड़ी, दिल की धड़कन सुनी, धनुष खींचा, तीर निकला, एक सीधी रेखा, टक, बिल्कुल बीच में। 10। इस बार तालियां गूंज उठीं। कुछ लोग खड़े हो गए। स्कोरबोर्ड पर नाम चमका, करण भील, टॉप क्वालिफायर। विक्रम ने पहली बार गंभीरता से उसकी तरफ देखा। अब उसमें मजाक नहीं था। कोच राजवीर उसके पास आए, बोले, तुम सिर्फ चयन के लिए नहीं आए हो, तुम कहानी बदलने आए हो। करण चुप रहा, लेकिन उसके भीतर एक आग जल चुकी थी। उसे पता था, यह तो सिर्फ राज्य स्तर है, आगे राष्ट्रीय चयन है और उसके आगे ओलंपिक। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे सिर्फ निशाना नहीं, व्यवस्था को भी हराना होगा। और असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था। राज्य चयन खत्म हुआ। मीडिया ने अगले दिन अखबार में छोटी सी हेडलाइन छापी, जंगल से आया युवक बना टॉप क्वालिफायर। लेकिन जहां अखबार में जगह मिली, वहीं फाइलों में जगह कम पड़ गई। 3 दिन बाद राष्ट्रीय चयन की आधिकारिक सूची जारी हुई। कोच राजवीर ने सुबह सुबह करण को बुलाया, आओ देखो नाम आया होगा। दोनों ने नोटिस बोर्ड देखा। सूची लंबी थी, नाम एक एक करके पढ़े गए। विक्रम मल्होत्रा चयनित, राहुल सिंह चयनित, आदित्य मेहरा चयनित, करण नहीं। करण की आंखें कुछ सेकंड तक वहीं अटकी रहीं। फिर उसने दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार। नाम सच में नहीं था। सर, उसकी आवाज धीमी थी। राजवीर का चेहरा सख्त हो गया। यह संभव नहीं है, तुम टॉप क्वालिफायर थे। उन्होंने तुरंत फेडरेशन ऑफिस का रुख किया। अंदर ऐसी कमरा, बड़ी कुर्सियां, दीवार पर नेताओं और खिलाड़ियों की फोटो। एक अधिकारी ने फाइल पलटते हुए कहा, देखिए, तकनीकी कारणों से कुछ बदलाव हुए हैं। चयन सिर्फ स्कोर पर नहीं होता, अनुभव, रैंकिंग, बैकग्राउंड सब देखा जाता है। बैकग्राउंड? राजवीर की आवाज खड़ी हो गई। खेल में बैकग्राउंड कब से देखने लगे? अधिकारी ने कंधे उचकाए। नियम यही है। करण चुप खड़ा था। उसने कमरे के शीशे में खुद को देखा। सादा कुर्ता, हाथ में बांस का धनुष। उसे पहली बार समझ आया, असली निशाना टारगेट पर नहीं, पहचान पर है। बाहर निकलते ही राजवीर बोले, हार मानने का सवाल ही नहीं, अपील करेंगे। करण ने धीरे से पूछा, अगर फिर भी ना हुआ तो? राजवीर रुके, तो तू और बेहतर खेलेगा, इतना बेहतर कि कोई नाम काट ना सके। उस रात करण अकेला मैदान में गया। अंधेरा था, स्टेडियम की लाइटें बंद, बस एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। उसने 70 मीटर दूर टारगेट लगाया, बिना दर्शक, बिना तालियां, बिना कैमरे। उसने लगातार 20 तीर चलाए, 17 बार 10, 3 बार 9। उसकी उंगलियां छिल गईं, हथेली पर खून की हल्की लकीर उभरी, लेकिन उसने रोका नहीं। उसे याद आया गांव, पिता की झुकी पीठ, मां की सूखी हथेलियां, दादा की बात, जब रास्ता बंद मिले तो नया रास्ता बनाओ। अगले दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। किसी ने राज्य चयन का क्लिप डाल दिया था, करण का आखिरी 10। लोग लिखने लगे, नाम क्यों नहीं है? नाइंसाफी, टैलेंट को मौका दो। दबाव बढ़ा। 3 दिन बाद फेडरेशन ने संशोधित सूची जारी की। सबसे नीचे एक नया नाम जुड़ा था, करण भील, वाइल्ड कार्ड एंट्री। राजवीर ने कागज हाथ में पकड़ा और करण की तरफ देखा। तू अब राष्ट्रीय कैंप जाएगा। करण ने बस इतना कहा, मैं खेलने जाऊंगा, लड़ने नहीं। राजवीर मुस्कुराए, कभी कभी खेलना ही लड़ना होता है। राष्ट्रीय कैंप राजधानी में था। वहां देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जुटने वाले थे। वहां से सिर्फ 3 का चयन होगा, ओलंपिक के लिए 3। करण जानता था, अब हर तीर सिर्फ स्कोर नहीं होगा, वह जवाब होगा। और इस बार अगर नाम सूची से गायब हुआ तो आवाज और बड़ी होगी। जंगल का लड़का अब व्यवस्था की दीवारों के सामने खड़ा था और वह झुकने नहीं आया था। अंतिम चयन दिवस, स्टेडियम खचाखच भरा था। मीडिया, अधिकारी, पुराने खिलाड़ी, खेल प्रेमी सब मौजूद थे। आज फैसला होना था कि ओलंपिक के लिए देश का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। स्कोरबोर्ड पर नाम चमक रहे थे,
विक्रम मल्होत्रा, करण भील और तीसरा खिलाड़ी आदित्य मेहरा। तीनों के बीच बेहद कम अंतर था। अंतिम राउंड 70 मीटर का था। 6 तीर, हर तीर भविष्य तय करने वाला। पहली सीरीज शुरू हुई। आदित्य 9-9, विक्रम 10-9, करण 10-10। भीड़ में हल्की गूंज। दूसरी सीरीज में हवा बदल गई। स्टेडियम के एक कोने से तेज क्रॉसविंड आने लगी। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर आंकड़े दे रहे थे, लेकिन हवा स्थिर नहीं थी। आदित्य का एक तीर 8 में गया। विक्रम ने खुद को संभाला। 10। अब करण की बारी। उसने हवा को चेहरे पर महसूस किया। यह जंगल जैसी नहीं थी। यहां हवा दीवारों से टकराकर घूमती थी। वह कुछ सेकंड स्थिर खड़ा रहा। कोच वर्मा दूर से देख रहे थे। उन्होंने कोई इशारा नहीं किया। करण ने खुद निर्णय लिया। उसने लक्ष्य से थोड़ा हटकर निशाना साधा। तीर निकला। क्षण भर को लगा चूक गया। फिर टक। 10। अब आखिरी 2 तीर। स्कोर बेहद करीब। विक्रम ने एक 10 और एक 9 लगाया। उसका कुल स्कोर मजबूत था, लेकिन अजेय नहीं। अब करण के हाथ में आखिरी तीर था। अगर वह 9 से कम लगाता तो शायद टीम से बाहर। अगर 10 तो सीधा चयन। स्टेडियम में सन्नाटा था। करण ने दादा का वही पुराना तीर निकाला, उगते सूरज वाली नक्काशी वाला। उसने उसे उंगलियों में घुमाया, जैसे किसी पुराने दोस्त से बात कर रहा हो। उसे अपना गांव याद आया। मां की आवाज, पिता की खामोशी, मिश्रा जी का मोबाइल वाला वीडियो। वह दिन जब उसका नाम सूची से गायब था, उसने खुद से कहा, यह सिर्फ मेरा नहीं है। उसने धनुष खींचा। इस बार उसने आंखें बंद नहीं की, सीधा लक्ष्य देखा। सांस भीतर ली, आधी छोड़ी। दिल की धड़कन स्थिर। तीर छोड़ा। समय जैसे धीमा पड़ गया। तीर हवा को चीरता हुआ गया, बिल्कुल सीधी रेखा। टक। पीला गोला। 10। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। स्कोरबोर्ड अपडेट हुआ। करण भील प्रथम स्थान, विक्रम दूसरे स्थान पर, आदित्य तीसरे। तीनों ओलंपिक टीम में चयनित। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ओलंपिक कुछ महीनों बाद विदेशी धरती पर विशाल स्टेडियम में भारत का झंडा उसके सीने पर था। इस बार सामने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज थे। मशीनें और भी उन्नत, माहौल और भी भारी। फाइनल में उसका मुकाबला एक विश्व चैंपियन से था। आखिरी तीर, बराबरी का स्कोर। वहां भी हवा चल रही थी, लेकिन करण अब हवा से डरता नहीं था। उसने वही किया जो हमेशा करता था, महसूस किया। तीर छोड़ा। 10। विश्व चैंपियन का तीर 9 में गया। भारत के लिए स्वर्ण पदक। जब राष्ट्रगान बजा, करण की आंखों से आंसू बह निकले। पोडियम पर खड़े होकर उसने कैमरे की तरफ नहीं, आसमान की तरफ देखा। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है? आधुनिक तकनीक या प्राकृतिक प्रतिभा? करण ने मुस्कुराकर कहा, राज न तकनीक है न किस्मत, राज है भूख। जब आपके पास खोने को कुछ नहीं होता तो निशाना कभी नहीं चूकता। उसने अपना मेडल गांव को समर्पित किया। कुछ महीनों बाद उसके गांव में पहली बार पक्की सड़क बनी। एक छोटा खेल प्रशिक्षण केंद्र भी खुला। बच्चों के हाथ में बांस के धनुष थे, लेकिन आंखों में बड़े सपने। करण ने कभी अपना बांस का धनुष नहीं छोड़ा। प्रोफेशनल बो था, लेकिन अभ्यास वह उसी से करता। लोग उसे चैंपियन कहते थे। वह खुद को अब भी जंगल का लड़का मानता था, क्योंकि उसने दुनिया को हराकर यह साबित कर दिया था, संसाधन ताकत नहीं देते, विश्वास देता है। और जब नजर साफ हो तो 70 मीटर नहीं, पूरी दुनिया भी छोटी पड़ जाती है। अगर आपको करण की यह कहानी पसंद आई, अगर आपको लगता है कि हुनर किसी शहर, किसी पैसे या किसी बड़े नाम का मोहताज नहीं होता, तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखिए। देखते हैं इस कहानी की गूंज देश के किन किन कोनों तक पहुंचती है। जय हिंद।